सेनेटर कामरान मुर्जा साहब हैं, उन्होंने ट्वीट भी इस पे किया, डिस्कशन भी इस पर हुआ। वो उनका कहना था कि ख्वाजा आसिफ जो हैं वो बातचीत के लिए मुनासिब शख्स नहीं है। अच्छा, दूसरा फिर असद उमर साहब सीजन्ड पॉलिटिशियन है, पीटीआई का बड़ा ज़बरदस्त फेस रहे और साबिक वज़ीर भी। उनका कहना है कि लाहौर और कराची में जो फिल्में बनाने वाले हैं उनको चाहिए कि ख्वाजा आसिफ साहब को बढ़ के मारने के लिए रख लें। असद उमर साहब का भी और कामरान मुर्तज़ा साहब का भी बस हद एहतराम मैं ज़रूर कहूँगा, ख्वाजा साहब के सियासी तजर्बे और जो उनका एक सियासी करियर है उससे बहुत कम है। इनका ये तजर्बा या तज्ज़िया जिस हवाले से इन्होंने किया है, ख्वाजा साहब एक ज़ीरक सियासतदान है, ख्वाजा साहब एक वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रखते हैं। ख्वाजा साहब को इस तरह के अनसोलिसिटेड एडवाइस और मशवरे नहीं देने चाहिए उनको। जेयूआई का तो ये भी ख्याल था, उनका ये मानना भी है कि भाई डेलीगेशन में कुछ ऐसे लोग भी शामिल किए जाते। मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनका बड़ा वसी तजर्बा है। महमूद खान अशक सही, ऐसे लोग जो डिस्कशन में बैठते तो और बेहतर तरीके से वहाँ कन्विंस भी कर सकते थे। ख्वाजा आसिफ साहब ये जब ये स्टेटमेंट सारे देते हैं कि ये अफगान जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, इस तरह के स्टेटमेंट्स जो है सफारती लैंग्वेज के मुताबिक अगर डिस्कशन किया जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता। वहाँ आप अफगान अवाम जो है जो पाकिस्तान के साथ खड़ी है उनको हर्ट करने की क्या ज़रूरत है। ख्वाजा साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की, उन्होंने आईना दिखाया उन पनाह गुज़ीरों को जिनकी हमने बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी की, तो उल्टा पाकिस्तान का ही गिरबान पकड़ लें, पाकिस्तान को ही बुरा भला कहना शुरू कर दें, ये तो कोई तरीका नहीं है। आप आज ही बता दें प्रोग्राम में कि जी फलां बंदा अपोजिशन लीडर होगा, या कुछ खिचड़ी पक रही है इसमें भी। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक तो वही शख्सियत होती है जिसके पीछे मेजॉरिटी ऑफ अपोजिशन के लोग जो हैं वो खड़े हों या उसको नॉमिनेट कर दें। ऐसे भी मामलात हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी देखनी चाहिए और देखनी ज़रूरी भी हैं। महमूद खान अशक सही, कहीं सिक्योरिटी रिस्क तो नहीं बन गए आपके उनमें, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि वो भी सिक्योरिटी रिस्क के खाने में डाल दिया? मेरे ख्याल से उनकी पुरानी तकरीरें भी निकाल के देख लें। पीटीआई के अंदर जो ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर जो हैं वो इतने लोग हैं और इतनी बेहतर चॉइसेस हैं, उनको अपनी जमात से लेनी चाहिए, ना कि मांगे तांगे की जो है कहीं और से अपोजिशन लीडर ले लें। उनकी जमात के फैसले आप तो ना कीजिए प्लीज़। नहीं, हमें इतराज़ नहीं, ये स्पीकर का प्रेरोगेटिव है और स्पीकर इसको देखेंगे क्या मामलात हैं। तुर्किया और कतर की सालसी से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात थे उसका मुश्तरका एलामिया भी आ गया और तमाम फ़रीक़ैन ने जंग बंदी पर इत्तेफाक जारी रखने की भी बात की। क्या अंडरस्टैंडिंग है पीएम ऑफिस में सर इन सारे मामलात को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फात साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहली बात यह है कि मुज़ाकरात के इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना ज़रूरी है, और उसमें वजह यह है क्योंकि मुज़ाकरात जब एक तातुल का शिकार थे और स्टॉल हो गए थे, पाकिस्तानी डेलीगेशन या मीडिएशन टीम जो थी या मीडिएटर्स थे वो वापसी पे रवां दवा थे। फिर अफ़गान तालिबान रजीम और उनकी जो टीम थी उनकी इंसिस्टेंस पे जो इंटरलॉक्यूटर्स थे, जो मीडिएटर्स थे, उनसे उन्होंने सालसियों से दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि एक मौका और देना चाहिए। हमने बिल्कुल, हम अमन पसंद मुल्क हैं, वी वांट टू गिव पीस अनदर चांस। अमन को एक और मौका दिया और अल्हम्दुलिल्लाह एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। एक इंटरम एग्रीमेंट जिसे कहा जा सकता है वो बिल्कुल सामने आया है और उसमें आपने बिल्कुल स्टेटमेंट देखी है। लेकिन इसको पायदार बनाने के लिए कुछ कंडीशनैलिटीज़ और कुछ इंग्रेडिएंट्स जो हैं हमने रखे हैं, और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी और इंटरनेशनली जो है उसको पज़ीराई भी मिली है और सब ने एग्री किया है। हमने उसमें कंडीशनैलिटी रखी है कि एक तो वेरीफाइबल जो मेकनिज़म है वेरिफिकेशन का वो ज़रूरी है। ये खाली लिफाजी से काम नहीं चलेगा, आपको टेंजिबल एक्शनेबल स्टेप्स लेने होंगे। और वो स्टेप्स क्या हैं कि आप टीटीपी की जो कह लें उनकी बेसिस हैं, उनकी जो सेफ़ हेवन्स हैं वहाँ पे अफ़गानिस्तान के अंदर, उनके ख़िलाफ़ आप एक्शन लें, उनके ट्रेनिंग कैंप्स के ख़िलाफ़ आप एक्शन लें, उनकी जो पनाह गाहें हैं उनके ख़िलाफ़ आप एक्शन लें। और हम उम्मीद करते हैं कि ये खाली सिर्फ बॉर्डर मैनेजमेंट के तौर पे नहीं देखा जाएगा या बॉर्डर कंट्रोल या बॉर्डर फेंसिंग के ज़ुमरे में नहीं देखा जाएगा। एक्शनेबल, वेरीफाइबल, जो टेंजिबल आपके मैकेनिज़म्स हैं उनको आप यूटिलाइज़ करेंगे। और हमारी एक्सपेक्टेशन है इन कंटिन्यूशन ऑफ दिस सीज़ फायर एग्रीमेंट और इस अंडरस्टैंडिंग के दरमियान कि हम अफ़गानिस्तान से जो बात जिसका मुतालबा कर रहे हैं वो अफ़गानिस्तान काम करेगा। इन ग्रुप्स के ख़िलाफ़, इन फैक्शंस के ख़िलाफ़ वो एक्शन लेगा, ताकि पाकिस्तान की सरज़मीन पे जो दहशतगर्दी वहाँ की सरज़मीन इस्तेमाल होते हुए या वहाँ की जो इस तरह के फैक्शंस या ग्रुप्स हैं उनकी पुष्टपनाही करते हुए हो रही है वो फिलफौर बंद हो और उसको एक लॉन्ग लास्टिंग
पीस और एक लॉन्ग लास्टिंग सीज फायर मैकेनिज्म के थ्रू आगे बढ़ाया जाए। अच्छा बैरिस्टर साहब, जो पाकिस्तान में अगर JUI का आप पॉइंट ऑफ व्यू भी देखें या आप तहरीक इंसाफ की जितनी भी शख्सियात हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखें, तो वो बिल्कुल बरक्स भी नज़र आता है और डिफरेंट भी नज़र आता है। लेकिन उसमें अहम तरीन बात जो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब फरमा रहे थे, वो कह रहे थे कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, वहाँ के लोग जो हैं वो जो हुकूमत को चला रहे हैं वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, TTP उनके अपने कंट्रोल में नहीं है। इस तरह के डिस्कशन हो रहा था, तो यहाँ फिर तातुल आ जाता है, यहाँ से मामला हमें उन्हें और हेल्प आउट करना चाहिए ताकि हम इसको अमन को यकीनी बना सकें। इस तरह की डिस्कशन और ये बयानिया कितना एग्जिस्ट करता है आपके हिसाब से, या सूरत हाल बिल्कुल बरक्स है जो रिपोर्टिंग आप तक पहुँच रही है? देखिए, बिल्कुल फैक्शंस तो उनके ज़रूर हैं और इसीलिए तीनों फैक्शंस को या तीनों जो हुकूमती या जो सेटअप है जिस हवाले से अफ़गान तालिबान रजीम के अंडर जिस तरह वो ऑपरेट कर रहे हैं, खोस्त ग्रुप है, कंदहार ग्रुप है, काबुल ग्रुप है, वो तीनों के नुमाइंदे, तीनों के मीडिएटर्स वहाँ पे मौजूद थे। तो ये तो नहीं है कि वो जो फैक्शंस उनकी बात सुनते हैं या जो ISKP, FAK, TTA, TTP जो उनके कंट्रोल में है और वाक़तन उनकी पुष्टपनाही और एक इंगेजमेंट होती है, ये तो नहीं है कि ये ग्रुप्स को बिल्कुल लावारिस छोड़ दिया गया है और उनके साथ किसी किस्म की अफ़गान तालिबान रजीम की इंगेजमेंट नहीं होती। इंगेजमेंट उनकी पूरी होती है और ज़ाहिरी बात है इस इंगेजमेंट को देखते हुए ये तीनों ग्रुप्स वहाँ पे मौजूद थे, इनके मीडिएटर्स वहाँ पे थे जो रजीम को ओवरऑल रिप्रेजेंट कर रहे थे और ये एक अंडरस्टैंडिंग ओवरऑल ब्रॉडर जो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है और जो एग्रीमेंट हुआ है वो सबके साथ हुआ है। कामरान मुर्तज़ा साहब बिल्कुल किसी हद तक ये बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अफ़गान तालिबान रजीम बिल्कुल पूरा जो एक ओवर आर्चिंग जो उनका एक सारा सेटअप है इन वेरियस फैक्शंस का, वो उनके साथ राब्ते में रहते हैं और बिल्कुल उनको एक उनके कंट्रोल में है ये तमाम तर मामला और उनकी बात सुनी भी जाती है, समझी भी जाती है और वो उनसे बाहर नहीं है। जिस तरह आम फहम में कहा जाए तो वो उनके कंट्रोल में ही है। ठीक। अच्छा मलिक साहब, एग्जैक्टली हुआ क्या था? ये मुज़ाकरात चल रहे थे, यकदम पाकिस्तान डेलीगेशन ने वापस आना था, फिर सालसी करने वाले जो बड़े मोतबर मेज़बान भी हैं उन्होंने भी बीच में अपना किरदार अदा किया। एग्जैक्टली क्या वो किरदार था और पहले जो मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हुए थे वो किन कंडीशंस पे हुए थे? देखिए, मैं आपको इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब दूसरा राउंड क्योंकि इस्तांबुल में शुरू हुआ, एक बेसिक डेवलपमेंट जो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की गई वो दोहा में की गई। उसके एक हफ़्ते बाद फिर इस्तांबुल में एक अंडरस्टैंडिंग को आगे मज़ीद बढ़ाया गया और उसमें तकरीबन 3 राउंड्स हुए और बैक एंड फोर्थ चलता रहा, क्योंकि मीडिएशन के तमाम तर ये जो लवाजमात हैं, ये जो उसके रूल्स हैं, वो यही है कि आप वेरियस इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करते हैं, उस पर एग्रीमेंट होता है, फिर देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट इशू और उसको प्रोब करते हैं, देखते हैं कि पार्टीज़ की पोजीशन क्या है और क्या कोई ऐसा एविडेंस है, कोई ऐसे मामलात हैं और उसको आगे फिर बढ़ाया जाता है। यहाँ पे असल में हुआ ये कि एक तो आपस में ये तीनों ग्रुप्स जो हैं तज़ब्ज़ब का शिकार थे, एक आपस में ही अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर सकते थे और इनकी क्लैरिटी लैक कर रही थी काफ़ी चीज़ों के ऊपर। और एक ग्रुप जो है वो बार बार जाता था, फ़ोन पे इंस्ट्रक्शंस कहीं और से लेता था, जिसके ताने बाने बिल्कुल हमें बखूबी पता है कि उनके जो हैंडलर्स थे वो कौन थे और कहाँ पे थे। और दूसरा जो है वो नोट टेकिंग के थ्रू जो है तमाम तर मामला आता था। तो एक और फिर वापस आके वही पॉइंट जो डिस्कस हो चुका होता था या जिस पे आगे हम मूव फॉरवर्ड कर चुके होते थे हमारी मीडिएशन नेगोशिएटिंग टीम, उसको आके वो दोबारा खोलते थे, दोबारा प्रोब करते थे, जो कि सेटल पॉइंट होता था। तो ये एक ऐसी कह लें लैक ऑफ क्लैरिटी थी उनके अपने माइंडसेट में, जिसकी वजह से काफ़ी एक फ्रस्ट्रेटिंग पूरा प्रोसेस रहा। लेकिन उसके बाद जब तीसरे राउंड के बाद चौथा राउंड हमने एक और चांस दिया कि अमन को एक और चांस देना चाहिए, पीस को एक और चांस देना चाहिए, तो हमने इंटरलॉक्यूटर्स और मीडिएटर्स जो हमारे होस्ट थे, तुर्की के हमारे जो होस्ट थे, तो जो दोस्त ममालिक है, ब्रदर ममालिक, उनकी रिक्वेस्ट पे हमने एक और मौका दिया। लेकिन जब वो भी आगे ना बढ़ सका तो फिर जाहिर बात है कि वहाँ पे एक स्टॉल पोजीशन आ गई और बिल्कुल जूं का तूं वहाँ पे एक स्टेटस को हो गया। अब वहाँ पे फिर जाहिर बात है हमारी टीम जो है वो वापसी पे रमा दमा थी और फिर अफ़गान तालिबान रजीम की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई और उन्होंने इंसिस्ट किया
इंटरलॉक्यूटर्स को, मीडिएटर्स को, हमारे दोनों दोस्त ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप बता रहे हैं तुर्की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई। जी बिल्कुल, ठीक, उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई। आखिरी जो कहते हैं ना ब्रेक थ्रू जहां पे हुआ, तो वो उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई, क्योंकि पाकिस्तान ने क्लैरिटी के साथ, नेक नीति के साथ और एक बड़ी जो है एक साफ नीयत के साथ, साफ गोई के साथ बता दिया था और एक रियलिटी चेक भी दिया था। फाद साहब, ये खाली जो हैं कोई टॉल क्लेम्स नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपने जो हमारी सरहदें हैं, हमारे लोग हैं, हमारी जो सॉवरेनिटी है, हमारी सिक्योरिटी है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी है, वो हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ है और बिल्कुल उसका दिफा हम हर हाल में करना जानते हैं। हमारी अफवाज पाकिस्तान जो हैं वो बिल्कुल पहले प्रूव कर चुकी हैं, एक नहीं बारहा दफ़ा वो प्रूव कर चुकी हैं। तो इस दफ़ा तो हमने एक रियलिटी चेक दिया उनको कि अगर आप अपनी सरजमीन पाकिस्तान के अंदर जो अटैक्स होते हैं उनके ख़िलाफ़ नहीं बंद करेंगे और जो ग्रुप्स आप जिसकी पुष्पनाई करते हैं अगर उनको नहीं रोकेंगे, तो ज़ाहिरी बात है फिर हमें पूरा हक है कि हम अपने दिफा में और अपनी सॉवरेनिटी और अपनी सिक्योरिटी, अपनी नेशनल सिक्योरिटी को, अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ आवर सिटीजन्स, हम अपने शहरियों की जो है सेफ्टी को देखते हुए, सिक्योरिटी को देखते हुए हम जो एक्शन पॉसिबल होगा और स्टर्न एक्शन होगा वो आपके खिलाफ लेंगे। और फिर ये एक मेरे ख्याल से रियलाइजेशन हुई अफ़गान तालिबान टीम को और उसके बाद फिर तमाम तर मामला हुआ और खुशाइन बात है कि एक इंटरिम एग्रीमेंट कह लें वो आगे वे फॉरवर्ड हुआ ऑन सम कंडीशनलिटीज। अच्छा, दूसरा मलिक साहब, जो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हैं उन्होंने ट्वीट भी इस पे किया, डिस्कशन भी इस पर हुआ। वो उनका कहना था कि ख्वाजा आसिफ जो हैं वो बातचीत के लिए मुनासिब शख्स नहीं है। अच्छा, दूसरा फिर असद उमर साहब सीजन्ड पॉलिटिशियन है, पीटीआई का बड़ा ज़बरदस्त फेस रहे और साबिक वज़ीर भी। उनका कहना है कि लाहौर और कराची में जो फिल्में बनाने वाले हैं उनको चाहिए कि ख्वाजा आसिफ साहब को बड़के मारने के लिए रख लें। ये दो बातें। तीसरा, अगर आप ख्वाजा आसिफ साहब की जो उन्होंने बात की वो उसमें बेसिकली जो कामरान मुर्तज़ा साहब को हमने सुना वो बार बार कह रहे थे कि भाई आप ऐसे स्टेटमेंट्स क्यों देते हैं, एक तो सफारतकारी हो रही है, डिस्कशन हो रहा है, फिर आप बीच में बैठ रहे हैं, तो ऐसा डिस्कशन आप क्यों कर रहे हैं जो अफ़गान अवाम जो है उनको दुखी करे, क्योंकि पाकिस्तान तो हमेशा अवाम के तो साथ खड़ा है, अफ़गान अवाम भी पाकिस्तान के साथ खड़ी है। ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स का मामला है, बेसिकली दहशतगर्दों का मामला है। तो इस पर ज़रा गाइड कीजिए, मैं चाहूँगा मलिक साहब आप। देखिए, इन दोनों का जो तज्ज़िया है बसद एहतराम, असद उमर साहब का भी और कामरान मुर्तज़ा साहब का भी बसद एहतराम मैं ज़रूर कहूँगा। ख्वाजा साहब के सियासी तजर्बे और जो उनका एक सियासी करियर है उससे बहुत कम है। इनका ये तजर्बा या तज्ज़िया जिस हवाले से इन्होंने किया है, ख्वाजा साहब एक ज़ीरक सियासतदान है, ख्वाजा साहब एक वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रखते हैं। उनका सारा करियर ही आप तो देखें 3 दिहाइयों से 3.5 दिहाइयों से ऊपर का मामला है कि वो इस पार्लियामान के हिस्सा रहे हैं, इस पार्लियामान के साथ जुड़े रहे हैं। उन्होंने बहुत उतार चढ़ाव भी देखे हैं। तो ख्वाजा साहब का जो एक एक्सपीरियंस है वो मेरा एक्सपीरियंस मिला के भी असद उमर साहब और कामरान मुर्तज़ा साहब का बहुत एक कम तजर्बा है सियासी मामलात में। तो मैं समझता हूँ कि ख्वाजा साहब को इस तरह के अनसोलिसिटेड एडवाइस और मशवरे नहीं देने चाहिए उनको। और यहाँ पे बिल्कुल मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि ख्वाजा साहब ने दो टोक बतौर वज़ीर दिफा इस मुल्क के दिफा की खातिर, इस मुल्क की जो एक डिफेंस स्टेटमेंट है उस हवाले से उन्होंने बिल्कुल भरपूर मौक़िफ़ अपनाया और बिल्कुल वाज़े पैगाम दिया। और यही जब मैंने आपसे पिछले सवाल में कहा कि एक रियलिटी चेक दिया, तो इस रियलिटी चेक के तनाज़ुर में या इस हवाले से फिर एक रियलाइजेशन हुई अफ़गान तालिबान रजीम को। उन्होंने बहुत इसको पॉलिटिकली ओवर प्ले करने की कोशिश की। उन्होंने कहा जी कि मुल्क का वज़ीर दिफा ये कह रहा है, तो आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान की जो हमारे सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ आवर सिटीजन्स, उससे आगे कोई चीज़ है? बिल्कुल भी नहीं है। तो बिल्कुल इसी हवाले से हमने जो है ये तमाम तर मामला सामने रखा। नहीं, बल्कि JUI का तो ये भी ख्याल था, उनका ये मानना भी है कि भाई डेलीगेशन में कुछ ऐसे लोग भी शामिल किए जाते। मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनका बड़ा वसी तजर्बा है, स्टेट की तरफ से वो पैगाम रसानी, मतलब उधर डेलीगेशन भी लेकर गए। फिर वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो चले अलहदा बहस है। महमूद खान अचकज़ई,
ऐसे लोग जो डिस्कशन में बैठते तो और बेहतर तरीके से वहाँ कन्विंस भी कर सकते थे, बात भी कर सकते थे। दूसरा, ख्वाजा आसिफ साहब ये जब ये स्टेटमेंट सारे देते हैं कि ये अफगान जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, 3 नस्लों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन कभी पाकिस्तान का जिंदाबाद का नारा वगैरह नहीं लगाया, तो उनका कहना था कि इस तरह के स्टेटमेंट्स जो है सफारती लैंग्वेज के मुताबिक अगर डिस्कशन किया जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता। वहाँ आप अफगान अवाम जो है, जो पाकिस्तान के साथ खड़ी है, उनको हर्ट करने की क्या ज़रूरत है? नहीं, देखिए, ख्वाजा साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की। उन्होंने आईना दिखाया उन पनाह गुज़ीरों को जिनकी हमने बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी की। माज़रत के साथ मुझे कहना पड़ता है कि वाकई ही ख्वाजा साहब ने ही इज़ कॉल्ड स्पेड स्पेड, और उन्होंने वाकईतन ये आईना दिखाते हुए जो हकीकी पोजीशन है, आप यकीन करें, हम तो बचपन से देख रहे हैं, पाकिस्तान के खैर ख्वाह तो नहीं थे, और जो पाकिस्तान इतना ज़्यादा उनको होस्ट भी किया, इतनी मेहमान नवाजी दिखाई, तो उल्टा पाकिस्तान का ही गिरबान पकड़ लें, पाकिस्तान को ही बुरा भला कहना शुरू कर दें, तो ये तो कोई तरीका नहीं है। वाक़तन कोई भी मुल्क होगा वो अपने शहरियों को तरजीह देगा, और एक हद तक जो है मेहमान नवाजी हो सकती है, उसके आगे जो है वो फिर एक जहमत और हजीमत का तमाम तर मामला है, उस पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। अच्छा, दूसरा आखिरी बात, मलिक साहब, आप अपोजिशन लीडर आपका कोई कौन है सर? कोई पता चल सकता है? आप आज ही बता दें प्रोग्राम में कि जी फलां बंदा अपोजिशन लीडर होगा, या कुछ खिचड़ी पक रही है इसमें भी? देखिए, अपोजिशन लीडर जो रूल्स ऑफ बिजनेस के और प्रोसीजर के थ्रू अगर देखा जाए, जो नेशनल असेंबली की वर्किंग को रेगुलेट करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक तो वही शख्सियत होती है जिसके पीछे मेजॉरिटी ऑफ अपोजिशन के लोग जो हैं वो खड़े हों या उसको नॉमिनेट कर दें। अब यहाँ पे ऐसे भी मामलात हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी देखनी चाहिए और देखनी ज़रूरी भी हैं। और मैं महमूद खान अचकज़ई कहीं सिक्योरिटी रिस्क तो नहीं बन गए आपके नज़दीक? कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि वो भी सिक्योरिटी रिस्क के खाने में डाल दिया? मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा। मेरे ख्याल से उनकी पुरानी तकरीरें भी निकाल के देख लें। अच्छा, इसका मतलब है कि खिचड़ी पक रही है, कुछ सरप्राइज दे सकते हैं वहां भी? बड़ा स्टैचर होता है मेरे ख्याल से पीटीआई के अंदर, जो ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर जो हैं वो इतने लोग हैं और इतनी बेहतर चॉइसेस हैं, उनको अपनी जमात से लेनी चाहिए, ना कि मांगे तांगे की जो है कहीं और से अपोजिशन लीडर ले लें। तो जाहिर बात है, मलिक साहब, आपको क्या एतराज है अगर वो समझते हैं शॉर्ट कमिंग्स है उसको वाजे करती है? उनकी जमात के फैसले आप तो ना कीजिए प्लीज। मैं समझना चाह रहा हूं कि अगर वो कहते हैं कि हमारी तरफ से महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन लीडर है, तो क्या अर्ज है? आपको क्या एतराज है? नहीं, हमें एतराज़ नहीं, ये स्पीकर का प्रेरोगेटिव है और स्पीकर इसको देखेंगे कि क्या मामलात हैं। मैं तो बसीयत एक सियासत का तालिब इल्म होने के नाते और जो हमने एक पार्टी का वर्कर होने के नाते चीज़ें देखी हैं, तो सबसे पहले तो पार्टी के वर्कर का हक होता है। मेरे ख्याल से उस पार्टी की फ्रंट 2 रोज़ अगर देख लें तो उसमें बहुत काबिल लोग हैं। पहली 2 रोज़ में जो अपोजिशन बेंचेस पे बैठते हैं, जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं, पीटीआई का नैरेटिव टो करते हैं, पीटीआई के वर्कर से जो है वो अब लीडर की पोजीशन तक पहुँचे हैं। तो बसीयत वर्कर मेरा ये एक अपना तज्जिया है, एक अपना मैं उस पर माइंड है, मैं रखता हूँ, और बिल्कुल मेरी राय यही है कि पीटीआई का अपना वर्कर होना चाहिए। बरकैफ ये उनकी अपनी पार्टी के अंदर का मामला है, वो किसको आगे लेके आते हैं,